गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है इकबाल अली खान और आप है इकबाल आईएएस अकादमी पर। दोस्तों, हम पिछले वर्षों के एमसीक्यूज करा रहे हैं पॉलिटी के और उसी के कंटिन्यूएशन में हमारी अगली क्लास है। तो आइए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं बिना देर किए। पहला क्वेश्चन है, किसी विधेयक के संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने के पश्चात, कोई विधेयक है संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जा चुका हो, उसके बाद उसे राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, जो उस विधेयक पर या तो अनुमति देगा या अनुमति रोक लेगा। हमसे पूछा है जो उस विधेयक पर या तो अनुमति देगा या अनुमति रोक लेगा। अब राष्ट्रपति ऐसा क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति यहाँ पर चार हमें स्टेटमेंट दिए हैं, चार विकल्प दिए हैं, देखते हैं कि कौन से सही है। राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति पहला क्या है, अनुमति 6 माह के भीतर दे सकते हैं। देखो, राष्ट्रपति अनुमति 6 माह के भीतर दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे संविधान में समय सीमा का कोई प्रावधान नहीं है। राष्ट्रपति के पास किसी भी विधेयक को अनुमति देने या ना देने के लिए उनके पास 3 वीटो शक्ति होती है। हमारे राष्ट्रपति के पास, भारत के राष्ट्रपति के पास एक होती है अत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और बॉकेट वीटो। अत्यंतिक वीटो में क्या करते हैं, जरा थोड़ा जान लेते हैं। अत्यंतिक वीटो वह संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक, और निलंबनकारी वीटो में ऐसे वीटो के तहत क्या करते हैं, राष्ट्रपति किसी विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा सकते हैं। एक बार पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा सकते हैं। और तीसरे प्रकार का क्या है? तीसरे प्रकार का है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो कौन सा वीटो होता है? जिसमें राष्ट्रपति विधेयक पर ना तो कोई सहमति देते हैं, ना ही उसे अस्वीकृत करते हैं और ना ही उसे वापस लौटाते हैं, बल्कि अनिश्चित काल के लिए अपने पास लंबित रख लेते हैं। देखो, यहाँ लिखा है अनुमति 6 माह के भीतर दे सकता है। अनुमति कितने? 6 माह के भीतर दे सकता है। देखो, समय सीमा का कोई उल्लेख नहीं है। पॉकेट वीटो है। पॉकेट वीटो के तहत क्या करते हैं राष्ट्रपति, या तो उसे अनुमति अपनी बिना सहमति के अपने पास रख सकते हैं, ना ही उसे वो लौटाते हैं, ना ही अस्वीकार करते हैं, और बिना समय सीमा बताए अनिश्चित काल के लिए अपने पास लंबित रख सकते हैं पॉकेट वीटो के तहत। तो समय सीमा का उल्लेख नहीं है, तो ये हमारा पहला ऑप्शन तो गलत है हमारा। दूसरा देखते हैं, ये अनुमति प्रदान या विधेयक को अस्वीकार यथासंभव शीघ्र कर सकता है। देखो, अस्वीकार तो कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है, किसी भी वीटो में अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। निलंबनकारी वीटो की बात करें तो उसमें राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। उसमें अगर संसद साधारण बहुमत से उन्हें विधेयक को पारित कर देती है, बिना संशोधन के साथ या बिना संशोधन के, तो राष्ट्रपति की स्वीकृति देने के लिए बाध्य होते हैं। उसमें स्वीकृति उन्हें देनी ही होती है। और पॉकेट वीटो में वो उसे अस्वीकार नहीं कर सकते हैं, ना तो वो उसे स्वीकार करते हैं, ना ही अस्वीकार करते हैं, ना ही वापस लौटाते हैं। वो अनिश्चित काल के लिए अपने पास रख लेते हैं। और अत्यंतिक वीटो में वो जो है किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं बिना कुछ कहे। ठीक है, तो ये अस्वीकार नहीं कर सकते, ये भी हमारा गलत है। यथाशीघ्र के कोई प्रावधान नहीं है। तीसरा है, विधेयक को उसके समक्ष प्रस्तुत किए जाने के पश्चात उस विधेयक को यथासंभव शीघ्र इस संदेश के साथ लौटा सकते हैं। देखो, यथासंभव शीघ्र इस संदेश के साथ लौटा सकते हैं कि सदन विधेयक पर पुनर्विचार करे। क्या करे? सदन विधेयक पर पुनर्विचार करे। एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। किसके तहत? पॉकेट वीटो के तहत वो ऐसा कर सकते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन कैसा है? हमारा राइट है। राष्ट्रपति ये कर सकते हैं, किसी विधेयक को यथासंभव शीघ्र विधेयक को इस संदेश के साथ लौटा सकते हैं कि वे सदन विधेयक पर पुनर्विचार करें। ठीक है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। अच्छा, चलो डी देखते हैं। सदनों द्वारा विधेयक को फिर से पारित किए जाने के बाद भी, सदनों द्वारा विधेयक को फिर से पारित किए जाने के बाद भी अपनी अनुमति नहीं रोक सकता। ये भी हमारा गलत है। देखो, एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, उसके बाद राष्ट्रपति निलंबनकारी वीटो के तहत राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए किसी विधेयक को लौटा सकते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य होते हैं, अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य होते हैं। तो ये हमारा सी ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विधेयकों के संदर्भ में विचार कीजिए। यहाँ पर 4 हमें स्टेटमेंट दिए हैं, फिर हमसे क्वेश्चन पूछा है, फिर विकल्प दिए हैं। आइए पहले पढ़ लेते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है? नए राज्य के गठन के लिए या विद्यमान राज्य की सीमा में परिवर्तन हेतु विधेयक। चलो ठीक है। दूसरा, धन विधेयक। ठीक है,
चलो तीसरा देखते हैं, राज्य हित संबंधी कराधान को प्रभावित करने वाला कोई विधेयक। ठीक है, चलो चौथा देखते हैं, व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाला कोई विधेयक। ठीक है, हमने चारों देख लिए। हमसे पूछा क्या है, उपर्युक्त विधेयकों में से कौन से विधेयक हैं जो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही सदन में पेश किए जाते हैं। राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से सदन में पेश किए जाते हैं। ठीक है, तो वो कौन से विधेयक हैं? देखो क्या होता है कि कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जिनके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। ठीक है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही इन्हें सदन में पेश किया जा सकता है। और वो कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं नए राज्यों के गठन, ये जो पहला नए राज्यों के गठन या विद्यमान राज्य की सीमा परिवर्तन के लिए लाए गए विधेयक हेतु राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। ये हमारा क्या है? ये हमारा राइट है, क्योंकि नए राज्य के गठन और के लिए या विद्यमान राज्य की सीमा में परिवर्तन करना हो तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही उसे सदन में पेश किया जा सकता है। ये सही है। धन विधेयक को पेश करने के लिए भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होती है, इसलिए राष्ट्रपति इस पर निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते, यानी पुनः विचार के लिए राष्ट्रपति नहीं लौटा सकते हैं, क्योंकि कोई भी धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही सदन में पेश किया जाता है। इसके बाद राज्य हित संबंधी कराधान को प्रभावित करने वाला कोई विधेयक अगर होता है तब भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता होती है, ऐसे विधेयक में भी। चौथा है व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले विधेयक में भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता होती है। ये चारों ही ऐसे विधेयक होते हैं जिसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही सदन में पेश किए जा सकते हैं। तो ये हमारे चारों ही सही है। हमारा बी ऑप्शन राइट सही हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसमें 1 2 3 4 हैं। चलो आगे देखते हैं अगला प्रश्न। राष्ट्रपति को प्राप्त वीटो शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ वीटो दी है, दूसरी तरफ इसे लिख दी है और हमसे क्वेश्चन पूछा, फिर विकल्प दे दिए हैं। देखते हैं। चलो पहला है अत्यंतिक वीटो। अत्यंतिक वीटो क्या होता है? अत्यंतिक वीटो में क्या होता है दोस्तों, कि विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित रख लेते हैं राष्ट्रपति। उससे कहते हैं किसी विधेयक पर यदि राष्ट्रपति अपनी राय सुरक्षित रख लेते हैं ना, तो उसके संबंध में कोई जानकारी नहीं देते हैं, कोई बात नहीं कहते हैं, तो ऐसे विधेयक को हम अत्यंतिक वीटो कहते हैं। ऐसे वीटो को, ठीक है, ऐसे वीटो पावर को हम अत्यंतिक वीटो पावर कहते हैं। तो ये हमारा सही सुमेलित नहीं है, ये नीचे वाला होना चाहिए था। तो पहला तो हमारा गलत हो गया। दूसरा है विशेषित वीटो। विशेषित वीटो क्या होगा? उच्च बहुमत के साथ विधायिका के जरिए इसे जो है निरस्त किया जा सकता है, अधिभावित किया जा सकता है। तो ये भी हमारा गलत है, ये वाला इसका है। अगला है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो क्या होता है? विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर कोई निर्णय नहीं लेना। ये हमारा सही है, ये हमारा जो है बिल्कुल सही है। तीसरा वाला हमसे क्या पूछा? उपर्युक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? तो हमारा केवल सी सही सुमेलित है। कैसा है? हमारा 3 सही सुमेलित है, तो हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें है केवल 3। ओके दोस्तों, ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए, क्वेश्चन पूछा, विकल्प दिए हैं, पढ़ लेते हैं एक एक करके। देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक बनने वाला कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए योग्य नहीं है। चलो बात करते हैं अभी। अमेरिका में जन्मा नागरिक ही वहाँ का राष्ट्रपति बन सकता है। पूछा क्या है? उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं या कौन सा सही है? ठीक है, चलो देखते हैं। देखो, देशीकरण द्वारा इन्होंने कहा है, देशीकरण द्वारा कोई नागरिक ही, देखो ऐसा है, भारत में केवल जन्म के आधार पर नागरिक को नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, देशीकरण द्वारा नागरिक राष्ट्रपति के साथ साथ कोई भी जो देशीकृत नागरिक है वो संविधान के सभी पदों, चाहे वो राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, प्रधानमंत्री हो के लिए पद के लिए क्या होता है? पात्र होता है और यह के योग्य होता है। राष्ट्रपति के लिए भी, उपराष्ट्रपति के लिए, जो भी संवैधानिक पद हैं उनके लिए वो पात्र होता है। देशीकृत नागरिक भी हमारे यहाँ ऐसी नागरिकों को नागरिकता से वंचित नहीं किया गया है। नागरिकों को किसी भी नागरिकता से वंचित नहीं किया गया है, तो वो पात्र होता है, तो ये योग्य होता है। तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। अमेरिका में जन्मा व्यक्ति ही वहाँ का राष्ट्रपति बन सकता है। तो अमेरिका संविधान के अनुसार क्या होता है? अमेरिका संविधान का राष्ट्रपति अमेरिका का राष्ट्रपति क्या वही व्यक्ति बन सकता है जो जन्म से अमेरिका का नागरिक हो। जो जन्म से अमेरिका नागरिक हो वही व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। ये हमारा दूसरा वाला सही है, हमारा दूसरा वाला सही है। तो हमसे केवल 2, हमारा बी हमारा केवल 2 सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में कौन भारत के
राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। तो ये तो सिंपल है। देखो भारत का महान्यायवादी जो होता है, भारत का महान्यायवादी चौथा ऑप्शन, भारत का महान्यायवादी जो होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। तो हमारा चौथा ऑप्शन ही सही है। अगला देखते हैं। अगला है भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं। देखो भारत के राष्ट्रपति जो है, भारत के राष्ट्रपति आर्टिकल संविधान के अनुच्छेद संविधान के आर्टिकल 87(1) के अनुसार लोकसभा के प्रत्येक वर्ष और लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा। तो ठीक है, तो हमारे ये दोनों ही सही हैं। प्रत्येक वर्ष वो जो है दोनों सदनों के प्रथम सत्र के प्रारंभ में संबोधित करते हैं और लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद। तो हमारा सी ऑप्शन हमारा कैसा हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है। तो भारत के राष्ट्रपति को कौन सी वीटो शक्ति होती है। ये हमारे जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उनके पास 3 वीटो शक्ति होती है। एक होती है अत्यंतिक वीटो या पूर्ण निषेध, या फिर उसके बाद है निलंबित निषेध या निलंबनकारी वीटो भी कहते हैं, पॉकेट निषेध या पॉकेट वीटो भी कहते हैं। तो ये तीनों ही हैं उपर्युक्त सभी। हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर आर्टिकल हमें दिए हैं, एक तरफ एक सूची में, एक तरफ सूची में व्यक्ति लिख दिए गए हैं, पद लिख दिए गए हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में किस अनुच्छेद में लिखा गया है ये बताना है हमें। और राष्ट्रपति की संविधान की शक्ति, भारत के महान्यायवादी, संसद के सत्र, सत्रावसान तथा भंग करना, ये हमें बताना है। तो देखते हैं। देखो भारत पर महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61 में ही इसका उल्लेख है। आर्टिकल 61 में उल्लेख है भारत के राष्ट्रपति जो हैं उन पर महाभियोग की प्रक्रिया का। तो हमारा ए का 1 हो जाएगा। तो ए का 1 हमारा किस में है, चलो विकल्प में देखते हैं। तो हम पहले में हैं और किस में और किसी में नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएंगे। तो तीनों ऐसे भी गलत हो जाएंगे, तो पहला ही सही है। और ये दूसरा देख लेते हैं। संविधान की शक्ति, हमारा राष्ट्रपति की जो संविधान की शक्ति होती है वो 72 में है, अनुच्छेद 72 में। और भारत का महान्यायवादी 76 में है। और संसद के सत्र, सत्रावसान तथा भाग करने की शक्ति जो अनुच्छेद 85 में है। तो पहले का 1, दूसरे का 2 और तीसरे का 3 और डी का 4। तो हमारा पहला ही क्या है, पहला ही विकल्प हमारा सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है। अनुच्छेद पूछा है हमसे, देखो किस अनुच्छेद के तहत। तो संविधान के अनुच्छेद 111 के अनुसार, आर्टिकल 111 के अनुसार जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया है तब वह राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अपनी अनुमति देगा या अनुमति रोक लेगा। ठीक है, अनुमति देगा या रोक लेता है। तो ये डी हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल की कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है, किस अनुच्छेद के तहत कर सकता है। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है। देखो संविधान के आर्टिकल 160 में क्या है, 160 के अनुसार राष्ट्रपति किसी आकस्मिकता में राज्य के राज्यपाल की कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसे उपबंध कर सकेगा जो वह ठीक समझता है। तो ये राज्यपाल की कृत्यों के निर्वहन हेतु बंद कर सकता है किसके तहत, आर्टिकल 160 के तहत। आगे चलते हैं। चलिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को किसी भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो देखो दोस्तों क्या है कि
संविधान के आर्टिकल, हम बात करते हैं संविधान के आर्टिकल 74। संविधान के आर्टिकल 74(1) में क्या बात कही गई है, ठीक है, 74(1) में क्या बात कही गई है, 74(1) में क्या बात कही गई है। संविधान के आर्टिकल 74(1) में क्या बात की गई है। आर्टिकल 74(1) में कहा गया कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, और 42 संविधान संशोधन के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि 74(1) में सलाह के अनुसार राष्ट्रपति कार्य करने के लिए बाध्य होगा। जो 74(1) में कहा गया है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए क्या होगा, बाध्य होगा। तो फिर क्या होगा कि 44वें यानी कि 44वें डी वाले में 44वें संविधान संशोधन के बाद वह राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान कर दी गई, क्या शक्ति, वह मंत्रिपरिषद की किसी अनुचित सिफारिश को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो 44वें संशोधन में ये बात राष्ट्रपति को ये शक्ति दी गई, यानी निलंबनकारी वीटो की शक्ति राष्ट्रपति को 44वें संविधान संशोधन से मिली। ओके दोस्तों, अगला देखते हैं। चलो, निम्नलिखित में किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। निम्नलिखित में किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो संविधान के आर्टिकल 280(1) के अनुसार 280(1) के तहत वित्त आयोग के राष्ट्रपति वित्त आयोग के अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, और इसके सदस्य भी, ठीक है। और जो संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री हैं, जो संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री हैं उनका जो नियुक्ति है वो भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जैसे दिल्ली और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। लेकिन योजना आयोग, जिसे वर्तमान में आप क्या कहते हैं, वर्तमान में इसे नीति आयोग कहते हैं, इसके जो उपाध्यक्ष की नियुक्ति होती है वो प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं। तो हमारा दूसरा ऑप्शन हमारा गलत है, पहला और तीसरा हमारा सही है। तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बी नहीं होगा, सॉरी, बी में पहला और तीसरा नहीं है। पहला और तीसरा हमारा सी में है, तो सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। राष्ट्रपति की समाधान शक्ति के संबंध में कौन सा कथन सही है। अब समाधान शक्ति की जब बात आती है राष्ट्रपति की, तो क्या होता है, देखते हैं। चलो, 4 ऑप्शन दिए हैं, यहाँ पे पढ़ लेते हैं। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श के उपरांत ही करेगा। चलिए देखते हैं, बात करते हैं। फिर राष्ट्रपति समाधान किए जाने का कारण बताने के लिए बाध्य है। नंबर तीसरा क्या है, तीसरा है दया की याचना करने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति से मौखिक सुनवाई करने का अधिकार है। और डी क्या है, राष्ट्रपति की शक्ति की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। देखते हैं, देखो क्या है कि राष्ट्रपति जो हमारा संविधान है, संविधान का आर्टिकल 72 के तहत किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति को राष्ट्रपति क्षमा अथवा दंडादेश का निलंबन, प्राणदंड स्थगन कर सकता है या माफी कर सकता है। और 74(1) के तहत, अभी आर्टिकल मैंने 74(1) पढ़ा, 74(1) के तहत क्या होगा, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसकी सहायता और सलाह के अनुसार वह कार्य करेगा। तो ठीक है, तो आर्टिकल 74(1) ये कहता है, और 72 में ये बात लिखी कि राष्ट्रपति किसी को माफ कर सकते हैं या समाधान कर सकते हैं, प्राण दंड स्थगन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा ऑप्शन कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति को इस शक्ति का प्रयोग केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श के उपरांत ही करेगा। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग क्षमादान शक्ति का प्रयोग कर सकता है, तो किसके, केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श के अनुसार ही कर सकता है, क्योंकि हमारा आर्टिकल 74(1) ये कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसकी सहायता और सलाह के अनुसार वह कार्य करेगा। तो अगले प्रश्न पर आते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा किए गए कार्यों पर चुनाव अवैध घोषित होने तक क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, जहाँ तक चुनाव अवैध घोषित होने तक की बात है, जो उससे पहले पूर्व किए गए कार्य होते हैं वो राष्ट्रपति के अवैध घोषित नहीं किए जा सकते। राष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्य वैध माने जाएंगे। राष्ट्रपति द्वारा किए कार्य कैसे माने जाएंगे, वो वैध माने जाएंगे। तीसरा हमारा सी ऑप्शन में हमारी ये बात लिखी है, वैध माने जाएंगे। लेकिन अब अगर चुनाव अवैध घोषित किया जाता है तो उसकी तारीख से जो बाद में अगर कोई काम करता है तो वह अवैध माना जाता है, राइट।
तो इसमें बाकी ऑप्शन क्या दिए हैं, राष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्य अवैध मान जाएंगे, नहीं। उससे घोषणा की तारीख से अगर उच्चतम न्यायालय उसे अगर अवैध घोषित करता है, उसके चुनाव आयोग अगर अवैध घोषित करता है तो घोषणा की तारीख से जो पहले कार्य हैं वो अवैध नहीं माने जाएंगे। राष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा की जाएगी, नहीं की जाएगी। बस सी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस एक की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है। तो यहाँ जानते हैं कि जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति होते हैं हमारे देश के, संविधान के आर्टिकल 71(2) में ये बात की है। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, जो संविधान के आर्टिकल 89 में ये बात की गई है। जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा क्या होते हैं, राज्यसभा 89 में, आर्टिकल 89 में जो भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होते हैं वो कैसे होते हैं, राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। और राज्यसभा के क्या करते हैं, अध्यक्षता करते हैं, वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, अध्यक्षता करते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। राइट, तो जो उसका सदस्य नहीं है कौन है, राज्यसभा। ठीक है, तो ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था। अब ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था हमारे द्वारा किया गया। ओके फ्रेंड्स, तो हम अगली क्लास में मिलते हैं। और अगर हमारे द्वारा बनाई गई ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, लाइक कर दें, और टेक केयर, बाय।